Hi everyone. A very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. और आज की क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं हायर एजुकेशन। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं उनको मैं बता दूं हम करते क्या हैं। हम करते हैं टॉपिक वाइज रिवीजन और रिवीजन में हम लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेंगे हम हायर एजुकेशन से आज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मेरा एम आज की क्लास में है कि आपको बताया जाए कि किन किन टॉपिक से हायर एजुकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट तो इन 5 क्वेश्चंस के थ्रू आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि एग्जाम्स में किस टाइप के या किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? As per NEP 2020, that is New Education Policy 2020, what is the purpose of proposed National Research Foundation NRF? क्या पर्पस है हमारा एनआरएफ को इस्टेब्लिश करने का एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? ऑप्शन नंबर ए, टू फंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स in various fields of study, to promote collaborative research between educational institutions and industry, develop a culture of research in the country, all of the above. इन तीनों में से या सारे के सारे ही हमारे पर्पस हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ एनआरएफ। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप सभी को आंसर करना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। और जैसे बताया कमेंट सेक्शन में आंसर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आंसर्स आते हैं और कितने नहीं आते। एंड में हम चेक करेंगे कि आउट ऑफ 5 कितने आपके आंसर्स सही हुए हैं। ठीक, अब पर्पस क्या है ये क्वेश्चन डालने का? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कई सारे सेट्स में क्वेश्चंस देखे गए हैं। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आप अच्छे से कवर करके जाना, सारे क्वेश्चंस उसका पढ़ के जाना। ठीक, समझ आ गया? अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो कि जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनी है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसका क्या पर्पस है? क्या पर्पस है कि फंड करना है रिसर्च प्रोजेक्ट्स को? बिल्कुल सही। जो एनआरएफ है वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। उसका एम है कि रिसर्च को प्रमोट किया जाए पूरी कंट्री में, टू डेवलप अ कल्चर ऑफ रिसर्च इन द कंट्री, प्लस टू प्रमोट कोलैबोरेटिव रिसर्च बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री। मतलब बिजनेस रिलेटेड, इंडस्ट्रीज रिलेटेड रिसर्च को भी प्रमोट किया जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज थ्री आर द पर्पस ऑफ एनआरएफ। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बहुत सारे सेट्स में देखे गए क्वेश्चंस, तो अच्छे से रिवाइज करके जाना अगर आपका भी एग्जाम होना है तो। चले नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ स्वयं? तो ऑल ऑफ अस नो कि स्वयं एक पोर्टल है, उसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी गई है। तो क्या है? सिस्टम फॉर वाइड एरिया यील्ड एसिम्प्टिक मॉनिटरिंग, स्टूडेंट्स वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, सिस्टम फॉर वेब बेस्ड एक्टिव लर्निंग एंड यूथ मोबिलाइजेशन। इन चारों में से क्या फुल फॉर्म है हमारी स्वयं पोर्टल की? तो स्वयं पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ने ओपन किया था, जिसमें हमारे फ्री कोर्सेज वगैरह होते हैं। तो वो कोर्सेज उस प्लेटफॉर्म में होते हैं, हमें बताना है उस स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। ठीक, जल्दी से आंसर करो कमेंट सेक्शन में कि कौन सा सही आंसर होगा हमारा। रीजन बीइंग, फुल फॉर्म्स क्यों पूछे मैंने आपसे? मेरे खुद के कॉमर्स के एग्जाम में, मैं कॉमर्स का शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए गया था, तो उसमें भी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो फुल फॉर्म से भी हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो मेरे पेपर में फुल फॉर्म आई थी, जिसका मैं एग्जाम एनालिसिस करने गया था, मेरा था 4 मार्च को शिफ्ट 1 कॉमर्स का। तो उसमें जो फुल फॉर्म थी वो थी दीक्षा से रिलेटेड, दीक्षा की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो आपके एग्जाम में
किसी की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, स्वयं की हो गई, मूक की हो गई। तो ये सारी फुल फॉर्म्स जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उन सब की फुल फॉर्म्स आप जरूर लर्न करके जाना। ठीक, समझ आ गया? तो कोई भी फुल फॉर्म आपको स्किप नहीं करनी। अब आता हूं इस क्वेश्चन की आंसर की ओर। स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी एन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। आई नो हायर एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादा कंसेप्ट्स नहीं होते, ज्यादा जो क्वेश्चंस हमारे जो बनते हैं वो बनते हैं फैक्चुअल बेस्ड। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, आपका लर्निंग वर्क ज्यादा है, बट जितनी आप रिवीजन करोगे उतना आप लर्न कर पाओगे। प्लस साथ साथ जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, मेंशन करोगे कि आपका सही हुआ या गलत हुआ, तो आपका क्या होगा, माइंड उसे सेव करेगा कि हाँ मैंने ये ऑप्शन टिक करा था, ये गलत हुआ था, या मैंने ये ठीक करा था और ये सही हुआ था। ठीक, दो चार वर्ड्स में बच्चे कंफ्यूज मत होना, यंग है होता है, यूथ नहीं होता, और यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं स्टडी होता है। जनरली बच्चे इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, deemed university declared by UGC under section 3 of UGC Act 1956 are not permitted to, option number A, offer programs in higher education and issue degrees, open off campus and offshore campuses anywhere in the country and overseas respectively without the permission of UGC, offer distance education program without the approval of distance education council, या none of the above are permitted। इनमें से कोई भी permitted नहीं है। Which of the following is the correct answer? क्वेश्चन है हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया? सेम रीजन, मैंने जो एग्जाम दिया था कॉमर्स वाला, उसमें भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैं पूरा क्वेश्चन तो याद नहीं कर पा रहा था, बट जितना बहुत याद किया उसमें क्या था, क्या डीम्ड यूनिवर्सिटीज अपने स्टडी प्लान वगैरह, असाइनमेंट वगैरह, टेस्ट वगैरह बना सकती है, करिकुलम वगैरह बना सकती है, उससे रिलेटेड था। दो चार करेक्टरिस्टिक्स दे रखे थे। तो सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके लिए भी फ्रेम किया, पर्पस कि आपको बताया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो ऐसे की डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या कर सकती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या कर सकती हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। राइट, तो जल्दी से बताना है आपको विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा सही है आंसर इन चारों में से? सेम चीज, ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं होते क्वेश्चंस हायर एजुकेशन के, बट लर्निंग वर्क होती है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते। तो जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उन टॉपिक्स की जो को आपको लर्न करना है, उतना ही ज्यादा आप रिकॉल कर पाओगे। और इसी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, एमसी क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कराते हैं। तो अगर आपका यहाँ आंसर गलत भी होता है एक बार के लिए, तो वो आपका माइंड सेव कर लेगा कि ये गलत आंसर है और ये राइट आंसर है। तो एग्जाम में आपको एकदम से रिकॉल आएगा कि हाँ ये सही आंसर ही है। तो जितने ज्यादा रिवीजन सेशंस वगैरह देखोगे उतना ही बेनिफिट आपको होगा। ठीक, और रिवीजन सेशन देखने के बाद हायर एजुकेशन का जोन सी मैं बातें बोल रहा हूं वो जरूर करनी है। जैसे मैंने बोला न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइज करना है, तो वो आपको करना है सेशन के बाद ही। बैठ जाना, उसे कंप्लीट करके ही 5 मिनट का रेस्ट लेने के बाद बैठ जाना, उसको कंप्लीट करने के बाद ही उठना। ठीक, जैसे मैंने फुल फॉर्म्स बोला, तो उसके लिए एक पेज बना लेना, उसमें सारी फुल फॉर्म्स लिख लेना जो आपको लर्न करनी है। चले इसका करेक्ट आंसर देखें। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओपन ऑफ कैंपसेस एंड ऑफशोर कैंपसेस एनीवेयर इन द कंट्री ओवरसीज रिस्पेक्टिवली विदाउट द परमिशन ऑफ यूजीसी। तो विदाउट नहीं होता, विद परमिशन ऑफ यूजीसी। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, नॉट परमिटेड। तो विदाउट तो होता ही नहीं। ठीक, समझ आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग है हमारा। अच्छा एक चीज और, जब मैंने एग्जाम्स में देखा तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाइज और मैच द फॉलोइंग आए हुए थे।
तो उन क्वेश्चंस में आपको क्या होता है, एक ही साथ कई सारे कंसेप्ट एक साथ चेक हो जाते हैं। यूजीसी इसलिए बहुत ज्यादा एमसीक्यूज और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस डाल रही है। तो अब एक डिसएडवांटेज क्या होता है इन क्वेश्चंस का, लेट्स सपोज अगर आपको कंसेप्ट्स आते भी हैं तो ये क्वेश्चंस थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो अगर टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी स्पीड को अच्छे से मेंटेन करके रखो, स्पीड को स्लो ना होने दो। और जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला बताया आपको कि अपने टाइम को डिवाइड कर लेना 30-30 मिनट्स के स्लॉट्स में और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करो। ठीक, आ दो अपने क्वेश्चन की ओर। मैच दी फॉलोइंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, कॉलम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी। सो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटीज के नेम्स दे रखे हैं और ये हमें उनके टाइप्स बता रखे हैं, हमें मैच करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी। तो मैक्सिमम को पता ही होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, तो मैं खुद पास आउट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुआ हूं। अब आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखो, कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, शायद चंडीगढ़ वर्ड देख के उनको लगेगा कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, बट एक्चुअली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। एंड थर्ड वन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि कश्मीरी गेट में है। ठीक है, जो कि कश्मीरी गेट में, तो ये हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर, देखते हैं कौन सा, फर्स्ट का वाई, फर्स्ट का वाई, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड का भी अच्छे से यूज करना। सेकंड का हमारे पास x, तो ये एलिमिनेट हो गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, सेकंड का x। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। चले लास्ट क्वेश्चन की ओर। इजी है, थोड़ा सा क्रैमिंग वर्क है, बट कोई नहीं, आपकी ऐसे ही जब रिवीजन करते रहोगे आप तो आपको लर्न भी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ कोठारी कमीशन रिपोर्ट। कोठारी कमीशन रिपोर्ट का टाइटल क्या है। पहला क्या है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक एजुकेशन, लर्निंग टू बी एडवेंचर। इन चारों में से क्या टाइटल है हमारा कोठारी कमीशन रिपोर्ट का। अब रीजन बीइंग, ये क्वेश्चन क्यों डाला गया, क्योंकि कमीशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी कमीशन, कोठारी कमीशन। तो कमीशंस को भी अच्छे से आप रिवाइज करके जाना कि जो कमीशंस हैं उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी। इस लेवल का क्वेश्चन देखा गया था मेरे को, जो अपना एग्जाम में याद आ रहा है। एक कमीशन थी जिसको मैं याद नहीं कर पा रहा कौन सी थी, उसका ये था क्वेश्चन कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड क्या क्या उनकी रिकमेंडेशंस थी, मेडिकल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। कर दिया सबने मार्क आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, राइट। ठीक है, समझ आ गया। अब आप सभी का टास्क क्या है, आपको बताना है कि आउट ऑफ 5 कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। ठीक, अब बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस थे आई नो, बट देखते कितना आप रिकॉल कर पाए, राइट। अब जो चीजें मैंने बताई हैं, 5 मिनट्स का रेस्ट लो और उनको अभी रिवाइज करो। कौन कौन सी, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हो गई, फुल फॉर्म्स हो गई, कमीशंस की रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, ये सारी चीजें एटलीस्ट अभी बैठो और अभी के अभी रिवाइज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आउट ऑफ 5 आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।